हेलो दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के 38 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज मैं सेट 2 के फिटर ट्रेड थ्योरी सेट 2 फर्स्ट ईयर उसके 38 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आज करूंगा और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। आज मैं कुछ क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ा वक्त लगता है। आप इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लें क्योंकि इनके परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएँ हैं। तो सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीरी इन 5S टेक्निक्स। 5S टेक्निक्स एक जैपनीज़ क्वालिटी को इम्प्रूव करने की टेक्निक है। 5S काइजन, ये दो बहुत पॉपुलर टेक्निक हैं जो अच्छी कंपनीज हमेशा अपने अंदर इम्प्लीमेंट करती हैं। 5S टेक्निक्स में 5 वर्ड्स हैं, जैपनीज़ वर्ड जो S से शुरू हैं, वो हैं सीरी, सेटन, सिसो, शिकेत्सु और शित्सुके। ये आपकी स्क्रीन पे जैपनीज़ वर्ड भी लिखे आ रहे हैं और इनका नाम भी लिखा आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है 5S टेक्निक में सीरी का क्या अर्थ है। जो सबसे पहला वर्ड है सीरी, उसका जो आगे इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब अलग अलग करना, क्या चीज़ हमारी ज़रूरत की है और क्या चीज़ हमने बिना बात ही रखी हुई है अपनी फैक्ट्री में। जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको डिस्पोज़ करें, बेच दें या किसी को दे दें, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि वो हमारी जगह घेर रही है और बिना बात हमारी क्वालिटी में कोई योगदान तो दे नहीं रही है। तो जो पहला जो वर्ड है 5S में और जो हमसे पूछा भी जा रहा है सीरी, उसका मतलब है सॉर्ट। सॉर्ट मतलब अलग अलग करें, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो पहला अक्षर है सीरी, उसका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइज स्टोरेज, भंडारण की पहचान करता है। हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्लीन्स एंड इंस्पेक्ट, ये तो नहीं होगा, क्लीन्स एंड इंस्पेक्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग प्रोसीजर, संचालन प्रक्रियाएँ, ये भी नहीं है। रिमूव्स अननेसेसरी आइटम्स, ये आंसर सबसे सही है। जो बेकार की चीज़ें हैं उन्हें हटा दें वर्क प्लेस से, मतलब सबसे आगे वो वाली चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए जो बिल्कुल मतलब मान लीजिए आप गेट के अंदर घुसे और खाली ड्रम वहाँ रखा हुआ है, उस ड्रम में कुछ आया था, ऑयल आया था, वो ऑयल तो हमने अपने मेन टैंक में जमा कर लिया और खाली ड्रम बिल्कुल सामने रखा है। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो सीरी जो पहला वर्ड है वो कहता है सॉर्ट करो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ही रखी होनी चाहिए, जो ज़रूरी नहीं है उनको हटा दिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है A4, रिमूव्स अननेसेसरी आइटम, अनावश्यक वस्तुओं को हटा दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्राई स्क्वायर शोन इन फिगर। आपको एक प्लेट है और उससे ट्राई स्क्वायर से कुछ चेक करा जा रहा है। आप समझ सकते हैं ये क्या चेक कर रहा है। ये चेक कर रहा है कि ये वाली सतह और ऊपर वाली सतह, मतलब जो जिस पे ट्राई स्क्वायर दोनों तरफ से लगा हुआ है, ये दोनों सतह एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, उसको स्क्वायरनेस कहते हैं। मतलब ये इस कोने से चकोर है या नहीं, ये पीस ये चेक कर रहा है। जो गुनिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको गुनिया कहते हैं ना हिंदी में। तो ट्राई स्क्वायर से ये चेक करा जा रहा है कि ये जो प्लेट है इसका ये वाला किनारा 90 डिग्री पर है या नहीं है, क्योंकि गुनिया तो मतलब ट्राई स्क्वायर तो 90 डिग्री ही नापता है। वो ये चेक कर देता है कि ये 90 डिग्री है या नहीं है। अगर कहीं गैप आएगा किसी भी तरफ तो इसका मतलब 90 डिग्री नहीं है। तो ये क्या कर रहा है इस समय ट्राई स्क्वायर, ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है टू चेक द फ्लैटनेस। ये फ्लैटनेस नहीं चेक कर रहा है, ये नहीं देख रहा है कि ये सीधा है या नहीं है, ये इस कोण को देख रहा है कि ये 90 डिग्री पे है नहीं है, उसकी स्क्वायरनेस चेक कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है टू चेक द स्क्वायरनेस। यस, ये ऑप्शन सही है। ये इसके स्क्वायरनेस को, इस कोने के 90 डिग्री के कोण को चेक कर रहा है कि ये दोनों सतहें ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर बन गई हैं या नहीं बन गई हैं। ऑप्शन 2 सही है। अगले ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं। टू मार्क लाइन्स एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे ये लाइनें नहीं मार रहा है, ये सिर्फ चेक कर रहा है। 90 डिग्री पे हम ट्राई स्क्वायर से लाइनें लगा सकते हैं, लेकिन इस फिगर में जो आपको दिखा रहा है, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, इस फिगर में ये सिर्फ इस वाली सतह को और इस वाली सतह को ये चेक कर रहा है कि ये 90 डिग्री के कोण पर है या नहीं है। तो ये लाइंस नहीं मार रहे हैं हम सिर्फ चेक कर रहे हैं स्क्वायरनेस। आखिरी ऑप्शन है टू सेट द वर्क पीस एट राइट एंगल। वर्क पीस को समकोण पर सेट करना। ये समकोण पर सेट करना नहीं होता है। मैं साथ साथ चित्र आपको दिखा रहा हूँ कि जब ट्राई स्क्वायर से 90 डिग्री पे लाइन लगाई जाती है तब वो कैसा दिखता है, वो काम होना, और जब फ्लैटनेस चेक करी जाती है तब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, और जब किसी वर्क पीस को 90 डिग्री पर हम चेक करते हैं ट्राई स्क्वायर से तब ट्राई स्क्वायर कैसा दिखता है लगा हुआ। इस चित्र में तो हम इस जॉब के इस कोने की 90 डिग्री यानी कि स्क्वायरनेस चेक कर रहे हैं कि ये दोनों सतह समकोण पे आ गई हैं या कहीं फाइलिंग करने की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। हमसे पूछा गया था चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का क्या उपयोग है। इस समय ये चकोरनेस की जांच कर रहा है। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 3 पर। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रूव प्रोवाइडेड ऑन द आइदर साइड ऑफ द वी ब्लॉक। हिंदी में लिखा है वी ब्लॉक के दोनों ओर दिए गए ग्रूव का क्या उपयोग है। ये आपके सामने एक वी ब्लॉक है
तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपके सामने एक चित्र है वी ब्लॉक का, इसमें जो साइडों में, दोनों साइडों में ये जो ग्रूव दिए हुए हैं, ये ग्रूव सिंगल है फिलहाल, एक इधर, इसको सिंगल ग्रूव कहते हैं। कभी कभी ये डबल ग्रूव भी होते हैं। तो ये क्यों दिए जाते हैं? वी ब्लॉक को हम इस्तेमाल करते हैं किसी जॉब को पकड़ने के लिए, और उसको पकड़ने के लिए जो क्लैंप लगाया जाता है वो इस ग्रूव में फंसता है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है वी ब्लॉक में दोनों तरफ दिए ग्रूव का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है क्लैंपिंग के लिए। ऑप्शन A4 होल्डिंग क्लैंप्स, ये सही है। अपीयरेंस के लिए नहीं, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं है ये जो ग्रूव दिए गए हैं। टू रिड्यूस द वेट, इनका वजन करने के लिए भी यहाँ से मटेरियल नहीं हटाया गया है। टू रिड्यूस बियरिंग सरफेस, तो ये तीनों ऑप्शन ऊपर के गलत है। ना दिखावट के लिए है, ना वजन कम करने के लिए है, ना बियरिंग सतह को, बियरिंग सतह कहते हैं जिस पे वजन आएगा, लोड बियरिंग सतह जिसको हम कहते हैं, उसको कम करने के लिए भी ये ग्रूव नहीं दिए जाते हैं। ये ग्रूव दिए जाते हैं ताकि हम क्लैंप को यहाँ फंसा कर, और ऊपर से जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है जो नट से होकर नीचे निकल रहा है, इसके माध्यम से हम जॉब को पकड़ लेते हैं, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर A4 सही है। फोर्थ क्वेश्चन है विच मेटल प्रॉपर्टी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर विदाउट एनी रैप्चर, किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है? इस गुण को हम तन्यता का गुण कहते हैं और इंग्लिश में इसको डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिली धातुओं का वो गुण है जिससे धातुओं में से तार ड्रॉ की जा सकती है, मतलब तार उनसे बनाई जा सकती है। और जिस धातु की जितनी पतली तार आप बना सकते हो उसमें डक्टिलिटी के उतने ही ज़्यादा गुण हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कॉपर की बहुत पतली पतली तारें देखी होंगी, बहुत पतली पतली कॉपर की तारें, तो कॉपर में डक्टिलिटी के बहुत ज़्यादा गुण हैं। एल्युमिनियम की उतनी पतली तारें आपको नहीं दिखती होंगी, तो एल्युमिनियम में डक्टिलिटी के गुण कॉपर से कम हैं। आयरन में उससे भी कम है। आयरन की भी आपने वो लिंटर वगैरह डालते हुए तार बांधते हैं तो पतली पतली तारें आपने देखी होंगी आयरन की, तो डक्टिलिटी का गुण है तो आयरन में, लेकिन वो गुण कम है। अब आप ये जानना चाहेंगे कोई ऐसा धातु भी है जो हम जानते हो जिसमें डक्टिलिटी के गुण ना हो? है ना, डेगचून, कास्ट आयरन जिसको हम कहते हैं, कास्ट आयरन, टंगस्टन, ये ऐसे धातु हैं जिनमें डक्टिलिटी के गुण नहीं है, इनके आप तार नहीं बना सकते। आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसे भी धातु हैं जिनके डक्टिलिटी के गुण कॉपर से ज़्यादा हैं? है ना, चांदी, सोना, सोने के आप आभूषण देखें उसमें बहुत महीन महीन डिज़ाइन बनाते हैं पतले पतले तारों से। तो जिस धातु के जितने पतले तार आप बना सकते हो बिना टूटे, लंबे लंबे तार, पूरी रील आप लपेट दो इतने लंबे तार निकल जाएंगे बिना टूटे, उसको हम डक्टिलिटी का गुण कहते हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर है A1 डक्टिलिटी। टेनेसिटी ये नहीं होती, टेनेसिटी होती है जब भी हम कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाते हैं तो जॉब उसका अपोज करता है, तो कुछ फोर्सेज अंदर इंटरनल डेवलप होती हैं जो बाहरी लगी हुई फोर्स के विपरीत दिशा में काम करती है। जिस धातु में जितनी ज़्यादा ये फोर्स डेवलप होंगी उसमें उतनी ही ज़्यादा टेनेसिटी कहा जाता है। इलास्टिसिटी होती है कि फोर्स लगाने पर जो आई विकृतियाँ हैं, जब फोर्स हटा दी जाएगी, जब बल हटा दिया जाएगा तो ये विकृतियाँ अगर ख़त्म हो रही हैं, वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है, तो हम उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। मेलिबिलिटी कहते हैं कि चोट मारने पर धातु टूटे ना और फैल जाए, उसको हम मेलिबिलिटी कहते हैं। हमसे तो तार बनाने के गुण को पूछा जा रहा था, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। A1 आंसर सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? आपके सामने ये एक स्लॉटेड एंगल प्लेट है, इसमें जो ये स्लॉट आपको दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले फेस पर और नीचे वाले फेस पर, ये क्यों दिए जाते हैं? भाई ये जो एंगल प्लेट है ये किसी जॉब को वर्टिकल पकड़ने के काम आता है, मतलब खड़ी अवस्था में अगर जॉब को पकड़ के और उसके बाद उस पर काम करना है, जैसे की वे काटना होता है, अंदर जो चाबी काट काटते हैं वो लिटा के नहीं काट सकते, शेपर मशीन पे इसको खड़ा करना पड़ेगा। तो नीचे जो स्लॉट हैं वो तो नीचे मशीन के बेड में पकड़े जाएंगे टी बोल्टों के द्वारा, और ये जो ऊपर वाली सतह है इस पर आपका जॉब पकड़ा जाएगा। अरे जॉब को इसके साथ पकड़ना भी पड़ेगा ना, तो अगर ये बिल्कुल प्लेन होता तो जॉब को इसके साथ पकड़ते कहते। जॉब को पकड़ने के लिए ये स्लॉट दिए जाते हैं। आंसर देख लेते हैं। फॉर जॉब क्लैंपिंग, A1 पहला ही आंसर आपका सही है। जॉब क्लैंपिंग के लिए, क्लैंपिंग कहते हैं पकड़ना, जॉब को पकड़ने के लिए। दूसरा ऑप्शन है फॉर इजी हैंडलिंग, इसलिए नहीं दिए जाते वो कि आपको यहाँ से पकड़ के उठाने में, इसको कहीं ले जाना हो उठा के तो एंगल प्लेट को उठाया जा सके, उसलिए नहीं दिए जाते। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन है फॉर रिड्यूसिंग द वेट, इसका वजन कम करने के लिए, इसका वजन कम करने के लिए भी ये स्लॉट नहीं दिए जाते, ये दिए जाते हैं जॉब को पकड़ने के लिए। आखिरी है फॉर बेटर अपीयरेंस, बेहतर दिखाई दे, कुछ सुंदर डिज़ाइन बना दें। वो भाई ये डिज़ाइन विज़ाइन नहीं है, इसका कोई मतलब है इन स्लॉट्स का, और वो ये है कि यहाँ पर जॉब पकड़ा जाएगा, उसको खड़ी अवस्था में हम कोई मशीनिंग ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच मेटल प्रॉपर्टी कैन रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेज विदाउट एनी रैप्चर। कौन सा धातु गुण बिना टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध कर सकता है? अभी पिछले किसी क्वेश्चन में मैंने बताया, जब बाहर से किसी भी जॉब पर खींचने वाला बल, जिसको हम इंग्लिश में टेंसाइल फोर्स कहते हैं, आपने किसी रॉड को लिया, उस पर बल लगाया, बल लगा के रखे हो लेकिन वो टूट नहीं रही है, बल लगा के रखा है आपने लेकिन वो टूट नहीं रही है,
तो इसका मतलब अंदर कोई बल ऐसा लग रहा होगा विपरीत दिशा में जो इसको जोड़े रख रहा है ना, उसी को टेनिसिटी कहते हैं हम। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कौन सा धातु का गुण बिना किसी टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है, मतलब उसको अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। वो है A2 टेनिसिटी। बाकी तीनों ऑप्शन मैं पिछले किसी क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। टेनिसिटी इस सवाल का सही आंसर है। टेनिसिटी वो गुण है जो टेंसाइल फोर्स को अपोज करता है और किसी जॉब को टूटने नहीं देता। अंदर वाले बल और बाहर वाले बल विपरीत भी होंगे और बराबर होंगे। बाहर वाला बल आपने अगर बढ़ाया तो अंदर वाले बल भी बढ़ जाएंगे, बाहर वाला और बढ़ाया तो अंदर वाले भी बढ़ जाएंगे। तब तक ये खेल चलता रहेगा जब तक कि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली लिमिट ना पहुंच जाए। जब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जो आपकी अंतिम ताकत है उस धातु की, जिस धातु पे आप ये बल लगा रहे हैं, तब तक अंदर का ये टेनिसिटी वो गुण है जो अंदर एक प्रतिरोध बल लगाता है, जो टूटने नहीं देता है हमारी जॉब को, उसको टेनिसिटी कहते हैं। कौन सा धातु गुण बिना टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव को प्रतिरोध करता है? उसका सही उत्तर है A2 टेनिसिटी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक शोन इन द फिगर? इसको कहते हैं एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ये दोनों सेट में ही आते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। ऊपर वाले पैरेलल ब्लॉक के नीचे की तरफ एक प्रोजेक्शन होता है, मतलब एक उभार जैसा होता है, जो नीचे वाले पैरेलल ब्लॉक के ऊपर वाली सतह पर एक ग्रूव में चलता है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर फिसल के चलेगा, दाएं बाएं नहीं हो, इसलिए वो ग्रूव में चलता है। ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह हमेशा हर पॉइंट पे एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, लेकिन इसकी हाइट जैसे जैसे ऊपर वाले को आगे खिसकाएंगे आप, बढ़ती चली जाएगी। ये जो पैरेलल ब्लॉक्स हैं आपके, इसको कहते हैं हम एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, क्योंकि ये हाइट एडजस्ट कर लेता है। बाकी पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक ऐसे होंगे जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो आपको ब्लॉक दिखाया, ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक नहीं है, वो ऐसा दिखता है। टेनन पैरेलल ब्लॉक भी ये नहीं होता, एंगुलर पैरेलल ब्लॉक भी ये नहीं है, वो ऐसा दिखेगा आपको। एंगुलर पैरेलल ब्लॉक की दोनों ये वाली सतहें जो हैं, और अच्छा ये पैरेलल ब्लॉक जो है ना, हमेशा पेयर में आते हैं, ये हमेशा जोड़े में आते हैं, ताकि लंबे जॉब को दो जगह से सपोर्ट कर लें और दोनों जगह सेम हाइट पे रखा हुआ हो या सेम एंगल पे झुका हुआ हो, ठीक है ना, इसलिए इनको पैरेलल ब्लॉक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, ये जो आपका ब्लॉक चित्र में दिखाया गया है, ये है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, और ये इस तरह काम करता है जैसे अभी आपको वीडियो में दिखाई दिया। इसका सही उत्तर है A4। क्वेश्चन नंबर 8 है विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड इन रफ फॉर्जिंग एंड कास्टिंग? रफ फॉर्जिंग और कास्टिंग में कौन सी मार्किंग मीडिया लगाई जाती है? ओके, वाइट वॉश, दूसरा है प्रशियन ब्लू, तीसरा है कॉपर सल्फेट, और चौथा है सेलुलोज लेकर। नीचे वाले जो 3 हैं ये महंगे होते हैं। हमारे से पूछा जा रहा है रफ़ फॉर्जिंग और कास्टिंग, मतलब अभी तो उसमें बहुत कटाई होनी है। रफ़ फॉर्जिंग मतलब ढलाई करके अभी अभी आई है, उसके बाद मशीनिंग होके साइज़ बनेंगे, तो अभी उसके ऊपर बहुत मार्जिन है ना। उस पर पतली पतली लाइनें हमें लगानी है। पतली लाइनें हम तब लगाते हैं जब हम साइज़ के बहुत करीब पहुंच गए हों या फिनिशिंग हो गया हो कोई जॉब, उसके ऊपर कोई मार्किंग हमें करनी हो, तो ऐसे समय में हम महंगे वाले लगाएंगे, जिसमें प्रशियन ब्लू आएगा। इतना महंगा नहीं होता, लेकिन वाइट वॉश से, वाइट वॉश तो चूने का वो है ना, पानी चूना घोल के या चौक घोल के आपने पानी बना लिया, पेस्ट बना लिया, उसके ऊपर एक ब्रश से कर दिया, थोड़ी देर में सूख के वाइट वाइट हो जाएगा, उसके ऊपर आप मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग वाइट वॉश पे इतनी ज़्यादा महीन नहीं आती, बहुत फाइन मार्किंग नहीं आती है, ये तो बात सच है। लेकिन हमसे तो पूछा जा रहा है रफ़ कास्टिंग और फोर्जिंग पे, मतलब अभी तो ढलाई और फोर्जिंग होके आई है, तो उसके ऊपर अगर मार्किंग करनी है कि भाई मशीन पे चढ़ाना है तो कितना हमें साइज़ निकालना है, रफ़ मार्किंग जिसको हम कहते हैं, उसके लिए वाइट वॉश ये ऑप्शन सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है विच मेटल कटिंग सॉ इज़ यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल्स? अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है? मेटल कटिंग सॉ, आप समझ गए इसका मतलब? ऐसी आरी जो धातु को काटेगी। आपने लकड़ी को काटने वाली, पेड़ों को काटने वाली आरी देखी है, लोहे को पाइप को काटने वाली भी आरी देखी है ना, वो तो हैंड सॉ होती है। अब बड़े बड़े पाइपों को काटने के लिए हैंड सॉ को इस्तेमाल नहीं करते, वो तो छोटे छोटे होते हैं, 250-200 mm तक के, तो उनका साइज़ ही होता है। फिर चलने में भी थोड़ा सा साइज़ चाहिए, तो 50-60 mm तक के पाइप को काटने के लिए होती हैं जो आपकी हैंड सॉ होती है। पर अगर 300 mm डाया का पाइप काटना है या राउंड काटना है, तब आप क्या करेंगे? तब मशीनें आती हैं, उनको हम कहते हैं मेटल कटिंग सॉ, मेटल को काटने की, धातु को काटने की आरी। हमसे ये पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी आरी है जो धातुओं में डिफरेंट प्रोफाइल, मतलब कहीं गोलाई काट दे, कहीं सीधा काट दे, वही आरी डिफरेंट प्रोफाइल काट दे। प्रोफाइल मतलब कंटूर, आंसर ही बता दिया मैंने आपको, कंटूर कहते हैं प्रोफाइल को। तो इसमें ढूंढो कहाँ है कंटूर हैंड सॉ? हैंड सॉ नहीं है, ये बैंड सॉ है, मैं भी तो डर गया, हैंड सॉ थोड़ी होता है। तो ऑप्शन नंबर A3 सही है, कंटूर बैंड सॉ। एक इसमें आरी चलती रहती है ऊपर से नीचे तक, ऐसे लगातार आरी चलती रहेगी।
ठीक है, पीछे से घूम के ये आरी फिर ऊपर चली जाएगी और बाहर से आती हुई ये आरी आपको जो दिखाई दे रही है चित्र में, ये आरी लगातार चलती रहेगी। आपको अपने जॉब को एक होल करके इस आरी को उसके बीच में से निकाल देना है और उसके बाद आप जो प्रोफाइल काटना चाहो काट लो। टेबल को या तो घुमाते रहो या जॉब को घुमाते रहो और प्रोफाइल काटते रहो। इस प्रश्न का सही उत्तर है A3 कंटूर बैंड सॉ। पावर सॉ सीधा सीधा काट सकती है, सर्कुलर सॉ भी सीधा सीधा काट सकती है, हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ भी किसी जॉब को सीधा सीधा मतलब उसके क्रॉस सेक्शन को ऊपर से लेके नीचे तक जॉब को अलग कर देगी। मतलब एक लंबी सी आपके पास कोई राउंड बार है, 300 mm का बहुत मोटा लट्ठा है, उसको काट के 2 हिस्सों में तो आपको दे देगी, लेकिन उसमें प्रोफाइल नहीं बना सकती कि उसके अंदर S भी लिख दिया और Z भी लिख दिया, नाम भी लिख दिया और फूल पत्ती बना दी। इस टाइप की प्रोफाइल काटने के लिए हमारे पास जो आरी होती है मेटल कटिंग सॉ, वो है कंटूर बैंड सॉ। कंटूर इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब है प्रोफाइल। ऊपर क्वेश्चन में प्रोफाइल लिखा है, आंसर में कंटूर लिखा है। A3 आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मेटल प्रॉपर्टी परमिट्स नो परमानेंट डिस्टॉर्शन बिफोर ब्रेकिंग। कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता। मतलब टूटने से पहले वो मुड़ेगा नहीं, वो पुष्पाराज हो रहा है बिल्कुल, मैं झुकेगा नहीं, टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं भंगुरता। अब भी अगर आपको समझ नहीं आया, उसको मैं आसान भाषा में कहता हूँ चटकपन। चटकपन जैसे चटक तो जाएगा, टूट तो जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। अब आप पूछें ऐसा कौन सा धातु है। भाई धातु को तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन शीशा आपने देखा है ना, शीशा चटक होता है, बहुत ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब टूट जाए, फोर्स लगाने पे टूट जाएगा लेकिन घूमेगा नहीं। तो जिस भी धातु में ये वाले गुण होते हैं ब्रिटलनेस की, वो लोड पर मतलब बल लगाने पर विकार नहीं आएगा, मुड़ेंगे नहीं, टूटने से पहले वो मुड़ेंगे नहीं, सीधा टूटेंगे, ये है इसका मतलब। तो आंसर है आपका ब्रिटलनेस। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि कोई एक धातु भी ऐसा बता दीजिए साहब ताकि समझ में आ जाए ब्रिटलनेस किसको कहते हैं। आपने डेगचून देखा है जिसका आपका नल का बना होता है, नल टंकी की बात नहीं कर रहा हूँ, टैप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैंड पंप होता है। एक जो डेगचून का बना हुआ हैंड पंप है, उसको अगर आप लोड लगाना चाहोगे वो अपनी शेप नहीं खोएगा। मतलब जैसे बाकी कोई लोहे का पाइप होता है, उस पर आप हथौड़ा मारो तो अंदर को एक गड्ढा हो जाएगा, इस पर आप हथौड़ा मारोगे ना तो इसमें होल हो जाएगा, टूट जाएगा। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये कास्ट आयरन एक ऐसा धातु है जो आपने देखा होगा, इस वजह से मैंने कास्ट आयरन का जिक्र किया। एक ऐसा धातु कास्ट आयरन है जो ब्रिटल वाली श्रेणी में आता है, इसमें ब्रिटलनेस के गुण बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये टूट जाता है लेकिन इसमें विकार नहीं आता। जैसे नलके की हत्ती होती है, आप उसे अगर मोड़ना चाहो एक आम लोहे की तरह, क्या वो मोड़ पाओगे? आप उसको गर्म करके भी नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वो उसको मोड़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगी वो, लेकिन मुड़ेगी नहीं। इसी को हमारे सवाल में पूछा जा रहा है, कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति नहीं होने देता, उसको कहते हैं हम भंगुरता। अगला प्रश्न है वाई सरफेस प्लेट्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? सरफेस प्लेट आपके चित्र में दिखाई दे रही है। ये पूरी सरफेस प्लेट नहीं है, नीचे तो वो स्टैंड है उसका, जो ऊपर एक आपको प्लेट सी दिखाई दे रही है, ये सरफेस प्लेट है। और ये बहुत महंगी आती है, जितनी बड़ी होगी और महंगी होती चली जाएंगी। महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी ऊपर की जो सतह है वो बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट मतलब उसमें कहीं भी ऊपर नीचे नहीं है, जरा सा भी, बिल्कुल फ्लैट है। और इसका इस्तेमाल मार्किंग करने के लिए किया जाता है। जब हम वो पैरेलल ब्लॉक और वी ब्लॉक और ये सब रख के मार्किंग करते हैं, स्क्राइबर लगा के यूनिवर्सल सरफेस गेज से जब मार्किंग करते हैं, तो ये महंगे महंगे आइटम होते हैं बेटा। अब पता चला इतनी पतली कास्ट आयरन की प्लेट बना रहे हैं, अगर आपने उसको अच्छी कास्ट आयरन क्वालिटी से नहीं बनाया, फाइन ग्रेन्ड कास्ट आयरन कहते हैं उसको, अगर उससे नहीं बनाया गुड क्वालिटी, या आपने उसकी स्ट्रेस रिलीविंग नहीं की। स्ट्रेस रिलीविंग का क्या मतलब है? अरे इसकी ढलाई करी होगी ना, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, ढलाई करके बना होगा ना। अब सांचे में पड़ा है, उसके बाद जब ये सिकुड़ेगा तो कहीं से ऐंठना भी चाहेगा। जब चीज़ें सिकुड़ती हैं तो ऐंठती भी है ना, ऐंठती हैं। तो पता चला कि अगर आपने बस वहीं के वहीं इसको मशीन करके और इसको सीधा कर दिया, मतलब मशीन तो आपने कर दिया, सीधा हो गया, अंदर स्ट्रेसेस रह गए, तनाव रह गए, वो ऐंठन वाले रह गए चीज़ें। कुछ दिनों बाद वो फिर अपना कूब सा उठा देगी, कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो जाएगी। ये चीज़ें ना हो, इसके लिए स्ट्रेस रिलीविंग करनी, मतलब उसके अंदर से तनाव को हटा दिया जाता है, उसको तनाव मुक्त कर दिया जाता है। यही हमारे सवाल में पूछा गया है। सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाली कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है? इसलिए बनाई जाती है कि ताकि उसका जो शेप है, उसकी फ्लैटनेस है, वो ख़राब ना हो, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी बरकरार रहे। मतलब वो ना छोटी हो जाए, ना वो उसमें कोई डिस्टॉर्शन आ जाए, मतलब कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो जाए। इसलिए उसकी स्ट्रेस रिलीविंग करनी ज़रूरी होती है।
ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू प्रिवेंट कोरोजन, कोरोजन कहते हैं शरण, मतलब जंग लगना, जंग से खाने के बाद वो जो चीज़ बच जाती है ना, शार हो जाना, जंग लग जाना, शरण हो जाना, उसको कोरोजन कहते हैं। मतलब वो जैसे वो गड्ढे गड्ढे से पड़ जाते हैं ना, लोहे में आपने देखो पुराने लोहे में गड्ढे गड्ढे से पड़ जाते हैं, उससे बचाने के लिए, उसके लिए हम स्ट्रेस रिलीविंग नहीं करते हैं। तो ये उत्तर तो सही नहीं है। टू प्रिवेंट ब्रेकिंग, टूटने से बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए स्ट्रेस रिलीविंग है तो इनडायरेक्टली है, क्योंकि अगर अंदर तनाव नहीं होगा तो वो टूटेगी भी जल्दी नहीं, अगर तनाव होगा तो जल्दी टूट जाएगी। ये बात सही है, पर ये सही उत्तर नहीं है उसका। तीसरा ऑप्शन है टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, यही आंसर सही है, विकृति को रोकने के लिए। बाद में ये जो प्लेट है जो इतनी महंगी बनाई गई है, बिल्कुल फ्लैट मशीन करके बनाई गई है, बहुत ही प्रिसीजन से बनाई गई है, इसलिए ही तो महंगी होती है ये। बाद में पता चला कि 2 साल बाद उसमें डिस्टॉर्शन आ गया, एक कोना उठ गया, तो हमारी फ्लैटनेस ख़त्म हो गई, तो सारे जॉब और सारी मार्किंग गलत हो जाएगी फिर बाद में। वो ना हो इसलिए इसकी स्ट्रेस रिलीविंग की जाती है, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। A3 आंसर सही लग रहा है। आखिरी आंसर देख लेते हैं, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। गर्मी में चीज़ें फैलती हैं, सर्दियों में सिकुड़ती हैं, ये उसके लिए नहीं होता है स्ट्रेस रिलीविंग, अंदर के तनाव को हटाने के लिए होता है। तनाव हम इसलिए हटाते हैं कि ताकि बाद में उसमें डिस्टॉर्शन ना आ जाए, क्योंकि अंदर अगर तनाव रह गया तो तनाव अपने आप को खुद मुक्त करेगा, तो आपकी शेप को ख़राब कर देगा, आपकी सतह की फ्लैटनेस को ख़राब कर देगा। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मेन एडवांटेज क्या है? दूसरे पैरेलल ब्लॉक में एक ही हाइट है जिसके ऊपर, जिसको आप मेंटेन कर सकते हो। मतलब जैसे ये सॉलिड वाले पैरेलल ब्लॉक हैं, ये दोनों पेयर में हैं, दोनों की बिल्कुल एक जैसी हाइट है। ये भी महंगे आते हैं। महंगे क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी हाइट हमने बिल्कुल मेंटेन करनी है, एकदम बहुत करीब डायमेंशन में रखनी है। तो इतनी प्रिसीजन से जब हम मशीन करते हैं तो वो मशीन भी बहुत महंगी होती है बेटा, CNC मशीन्स कहते हैं उनको। तो उन पे मशीनिंग होना तो जॉब को बहुत महंगा बना देना होता है। तो ये पैरेलल ब्लॉक्स जो हैं, आमतौर पर जो ये सॉलिड पैरेलल ब्लॉक्स होते हैं, ये हाइट एक ही हाइट होती है इनकी, जिसके ऊपर आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाइट में एडजस्टमेंट चाहिए कि अभी थोड़ा सा और ऊंचा करके रखो, थोड़ा सा और ऊंचा करके रखो, तब आपको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, इसको डिफरेंट हाइट पे सेट किया जा सकता है। मतलब जॉब को डिफरेंट हाइट पे सेट किया जा सकता है, या डिफरेंट हाइट की जॉब्स को नापा जा सकता है इसके माध्यम से। तो इसका उत्तर देख लेते हैं कहाँ छुपा हुआ है 4 ऑप्शन में। चौथा आंसर लिखा है टू सेट डिफरेंट हाइट। ये सही आंसर है, क्योंकि आमतौर पर हम पैरेलल ब्लॉक को सरफेस प्लेट के ऊपर, जो पिछले क्वेश्चन में हम सरफेस प्लेट पढ़ रहे थे, उनके ऊपर रखकर हम बाकी जॉब्स को इनके ऊपर सेट करते हैं, या उस हाइट को सेट करते हैं। तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पैरेलल ब्लॉक जो हैं हवा में ऊपर छत पे नहीं लटके होंगे, वो नीचे सरफेस ब्लॉक पे रखे होंगे। फोर्थ आंसर A4 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ एन यूनिवर्सल सरफेस गेज इज यूज टू सेट स्क्राइबर एग्जैक्टली एट द रिक्वायर्ड पोजिशन। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है? उसको हम एडजस्टेबल स्क्रू कहते हैं, फाइन एडजस्टेबल स्क्रू। स्क्राइबर का पॉइंट बहुत सतह के करीब आ जाता है, तब हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से बाकी काम करते हैं, धीरे 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 उसको सरफेस के नीचे लाते हैं। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से पूरा स्पिंडल झुकने लगता है, उसके ऊपर लगा हुआ स्क्राइबर भी झुकने लगता है। तो हमसे यही पूछा जा रहा था, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 14, विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज टू कट लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है? अगर बड़े बड़े धातुओं को काटना है तो उसके लिए आपको मेटल कटिंग सॉ कहते हैं हम उसको, मेटल को काटने की आरी। तो ऐसी कौन सी आरी है जो बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन को काट सकती है? राइट, सर्कुलर सॉ ऐसी होती है। सर्कुलर सॉ जैसी आपकी चित्र में दिखा रखी है। सर्कुलर सॉ चॉप वाली भी होती है कि ऊपर से हैंडल को पकड़ के नीचे करते रहो, और वो आपका क्रॉस पूरा धातु को, मतलब पूरे जॉब को 2 हिस्सों में काट देगी, जहाँ से आपको काटना है वहाँ से काट देगी। इसमें एक डिस्क चलता है, मेटल का डिस्क भी हो सकता है और कटिंग व्हील भी हो सकता है, उसको हम कटिंग व्हील कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके के होते हैं। सर्कुलर सॉ ये इसका आंसर हो सकता है। हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ ये भी इसका आंसर हो सकता है। पर अगर इस सारे सवालों में वर्टिकल बैंड सॉ लिखा होता या खाली बैंड सॉ लिखा होता तो वो सबसे सही आंसर होता। बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए हम बैंड सॉ का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे आती है आपकी सर्कुलर सॉ, थर्ड नंबर पे आती है आपकी हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। मतलब इनकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ को हम बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए नहीं बना सकते, पर वो मशीन बहुत महंगी बन जाएगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सस्ती और उपयोगी मशीन अगर बड़े क्रॉस सेक्शन को काटने के लिए होती है, उसको हम बैंड सॉ कहते हैं। बैंड सॉ कैसी होती है? जैसे आपने आरा मशीन में देखी होंगी ना, आरा मशीन, उसमें कितने भी बड़ा बड़ा पेड़ हो सब काट देती है वो।
हालांकि वो लकड़ी के काटने की आ रही है, जो पट्टा उस पर चलता है आरी वाला पट्टा, वो लकड़ी को काटने वाली आ रही है। लोहे को काटने वाली आ रही, उसमें दांतें थोड़े करीब करीब लगे रहते हैं और वो हाई स्पीड स्टील की बनती है। तो धातु का फ़र्क है, मतलब उसकी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, किस सामग्री से वो बना है, उसका फ़र्क है बस, बाकी काम वैसा ही करती है। तो बैंड सॉ लिखा होता तो आंसर वो सही होता। अब बैंड सॉ नहीं लिखा हुआ है तो सर्कुलर सॉ इसका सही आंसर है। A3 आंसर सही है। विच मेटल प्रॉपर्टी कैन विदस्टैंड शॉक और इम्पैक्ट? कौन से ऐसा धातु गुण है जो झटके और आघात को झेल सकता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, उसको हम टफनेस कहते हैं। A4 आंसर सही है। इन नामों का क्या मतलब है वो समझा चुका हूँ। हमें पूछा जा रहा है झटके सहन करने वाले या आघात सहन करने वाले जो धातु का गुण है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टफनेस। A4 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई आर रिब्स प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट? एंगल प्लेट में रिब्स क्यों दी जाती है? ये जो कोनियाँ से आपको दिखाई दे रही हैं एंगल प्लेट में, ये क्यों दी जाती है? मजबूती के लिए। मेज़ों में भी आपने देखा होगा, पाएँ और मेज़ के टॉप के बीच में ऐसे कोनियाँ लगाई जाती हैं। क्यों? अगर वो नहीं लगाई जाएंगी तो थोड़ी देर में मेज़ जो है चूँ चूँ करके हिलने लगेगी। तो वो कोनियाँ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि मजबूती प्रदान की जा सके। तो इसके आंसर देख लेते हैं। प्रोवाइड फ्लैटनेस। फ्लैटनेस नहीं ये प्रोवाइड करती, जो एंगल प्लेट के बाहर के फेसेस की फ्लैटनेस है वो तो मशीनिंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। इन रिब्स के द्वारा थोड़ी फ्लैटनेस प्राप्त की जाएगी, वो तो मशीन करके प्राप्त की जाएगी। समतलता जिसको कहते हैं, समतलता प्रदान करना इन रिब्स का काम नहीं है। दूसरा ऑप्शन है प्रिवेंट्स डिस्टॉर्शन, विरूपण को रोकता है। यस, क्योंकि अगर ये कोनियाँ नहीं लगी होंगी तो ये झुक जाएगा, उसी को तो हम विरूपण कह रहे हैं, डिस्टॉर्शन कह रहे हैं कि आपके एंगल प्लेट जो है जो 90 डिग्री की थी अब उसका 90 डिग्री खराब हो गया है, अब वो 85 डिग्री की रह गई या 88 डिग्री की रह गई। अब वो सीधा नहीं पकड़ रही जॉब को, अब जॉब थोड़ा सा झुक गया जो उसके साथ बंधा हुआ था, उसी को तो हम डिस्टॉर्शन कह रहे हैं, विरूपण कह रहे हैं। A2 आंसर सही लग रहा है। अगला भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। प्रोवाइड्स स्क्वायरनेस, चकोरता प्रदान करता है। नहीं, चकोरता जो है मशीनिंग के द्वारा प्रदान की जाती है। बाहर वाली फेस पे जब हम मशीन करेंगे, नीचे वाली सतह पे और सामने जो खड़ी सतह है, इन दोनों पे जब हम मशीनिंग करेंगे तब हमें इस कोने पर चकोरता प्राप्त होगी। तो ये भी आंसर गलत है। कोनियों की वजह से नहीं हो रही है, जो एंगल प्लेट में जो रिब्स लगी हुई हैं इसकी वजह से स्क्वायरनेस नहीं प्राप्त हो रही। आखिरी ऑप्शन है मशीनीकृत सतह को सपोर्ट करता है। मशीनीकृत सरफेस कौन सी है? ये वाली सरफेस है जो जिसको आपने मशीन कर दिया है, इसको सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी सपोर्ट तो मटेरियल की स्ट्रेंथ से आ रही है। ये जो रिब्स लगाई गई हैं ये उस धक्के को सहन करने में मदद करती हैं आपकी, जो आपके टूल की वजह से, जिस जॉब को बांध के जब आप मशीनिंग करते हैं तो उसका जो एक बल लगता है, उस बल पे ये डिस्टॉर्शन ना जाए, विरूपण ना जाए, इसको रोकती है, इसलिए रिब्स लगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर A2 सारे ऑप्शन में सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ वी ब्लॉक इज शोन इन द फिगर? चित्र में किस प्रकार के वी ब्लॉक दिखाया गया है? ये जो आपके सामने चित्र दिखाया गया है वी ब्लॉक का, ये किस प्रकार का है हमें ये बताना है। इस वी ब्लॉक में आप देखेंगे ऊपर भी एक वी शेप का एक ग्रूव बना हुआ है और नीचे की तरफ भी बना हुआ है वी शेप का। ऐसे भी वी ब्लॉक होते हैं जिसमें सिर्फ एक तरफ बना होता है, उसको हम सिंगल लेवल कहते हैं, मतलब एक लेवल पे ही वी बना है। इसमें डबल लेवल पे, मतलब ऊपर भी बना है और नीचे भी बना है, दोनों जगह वी ग्रूव बना है, तो हम इसको क्या कहेंगे? डबल लेवल। एक तो बात ये समझ में आ गई। दूसरी बात, जो आपके इसके साइड में जो ग्रूव बने हुए हैं जिसमें हम क्लैंप को पकड़ते हैं, जो पिछले किसी क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, ये क्लैंप पकड़ने के लिए ग्रूव दिए जाते हैं ना भाई, ये सिंगल ग्रूव दे रखा है, मतलब एक क्लैंप इसमें पकड़ा जा सकता है। ऐसे भी आते हैं वी ब्लॉक जिसमें डबल ग्रूव होते हैं, जैसे आपको चित्र में दिखा रखा है, इसमें 2 पेयर ऑफ ग्रूव होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो हमारे वाला जो चित्र है, जो क्वेश्चन में हमें चित्र दिया गया है, इसको हम कहेंगे डबल लेवल, क्योंकि इसमें वी दोनों ऊपर और नीचे बनी हुई हैं, और सिंगल ग्रूव क्योंकि इसमें एक ही पेयर ग्रूव का है जिसमें हमारा एक ही क्लैंप फंस सकता है। अब आंसर ढूंढ लेते हैं। कहीं लिखा होगा डबल लेवल सिंगल ग्रूव, डबल लेवल सिंगल ग्रूव, A3 आंसर आपका सही है। ये आपका जो वी ब्लॉक है, दोनों वी ब्लॉक, एक छोटा एक बड़ा, ये दोनों जो हैं डबल लेवल और सिंगल ग्रूव वाले हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव ऐसा दिखाई देगा, सिंगल लेवल डबल ग्रूव ऐसा दिखाई देगा, डबल लेवल सिंगल ग्रूव यही है जो आपका चित्र में है, और डबल लेवल डबल ग्रूव कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई होप आप समझ गए होंगे। विच पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर? कौन सा पार्ट यूनिवर्सल सरफेस गेज का स्क्राइबर को पकड़ता है? उसको स्नग कहते हैं। हम इस क्वेश्चन को पहले भी किसी वीडियो में कर चुके हैं। A1 स्नग सही है। अगला प्रश्न है, विच मेटल प्रॉपर्टी इज़ बेनिफिशियल फॉर मेल्टिंग? पिघलने के लिए कौन सा धातु गुण फ़ायदेमंद है? ये पूछना चाह रहा है, धातु का वो कौन सा गुण है जो उसके पिघलने में सहायक होता है। अरे कुछ धातु ऐसे होते हैं जो बहुत कम ऊष्मा में पिघल जाते हैं हीट पे, जैसे टिन, जैसे लेड, जैसे जिंक, ये सब 600-700 डिग्री के आसपास पिघल जाते हैं। अब लोहा जो है वो तो और ज़्यादा पिघलेगा, वो तो लगभग 1400 डिग्री पे जाके पिघलता है। और टंगस्टन
वो तो और ज़्यादा जाके पिघलता है, वो तो 2800 डिग्री पे जाके पिघलेगा टंगस्टन। तो जो जितना जल्दी पिघल जाता है उसको हम क्या कहते हैं, गलनीयता, उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिबिलिटी। तो A1 आंसर सही है। धातु का वो गुण जो उसके पिघलने में, गलना मतलब पिघलना, पिघलने में सहायक होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूजिबिलिटी कहते हैं। सरफेस ग्रेविटी नहीं कहते हैं। सरफेस ग्रेविटी तो होता है कि पानी की तुलना में कौन सा पदार्थ भारी है या हल्का है, कौन पानी पे तैरेगा या कौन पानी में डूब जाएगा, उसको हम सरफेस ग्रेविटी कहते हैं। पानी की तुलना में आपकी डेंसिटी, इस रेशियो को हम सरफेस ग्रेविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी होती है चालकता। कंडक्टिविटी का गलने से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा गलांक वाले धातु भी कंडक्टर हो सकते हैं, कम गलांक वाले भी हो सकते हैं। तो कंडक्टिविटी वो गुण नहीं है। कंडक्टिविटी का मतलब है विद्युत का या ऊष्मा का चालक होना। और स्ट्रक्चर निर्माण, स्ट्रक्चर निर्माण का मतलब नहीं है, इसीलिए तो मैं हिंदी में नहीं पढ़ता हूँ। स्ट्रक्चर मतलब है उसकी आंतरिक संरचना, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रक्चर। धातु के आंतरिक संरचना, धातु की आंतरिक संरचना वो गुण नहीं है। कोई बॉडी सेंटर्ड हो सकता है, कोई फेस सेंटर्ड हो सकता है। आपने ये सब केमिस्ट्री में पढ़ रखा है भाई, 10th 11th में या 12th में पढ़ रखा होगा। बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं अंदर, आंतरिक संरचना जो एक लैटिस में लगी रहती हैं। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, कॉर्नर में हो सकते हैं, बहुत तरीके की होती हैं संरचनाएं। उसका भी मेल्टिंग से कोई मतलब नहीं है, उसकी गलांकता से कोई मतलब नहीं है। इसका आंसर सही है A1। फ्यूजिबिलिटी वो गुण है धातु का जिसकी वजह से वो मेल्ट होता है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेटल कटिंग सॉज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरे का नाम। मैंने कहा था ना, सॉ को क्या कहते हैं, आरी, आरा। मैं धातु को काटने वाले आरे का नाम क्या है। इसमें आपको एक सर्कुलर डिस्क दिखाई दे रहा है, यही है जो काटेगा। ये जो हैचिंग हो रही है जिसमें लाइन लग रही है, काली काली लाइन लग रही है, ये आपका जॉब है। ये सर्कुलर सॉ है, सर्कुलर मेटल कटिंग सॉ। पावर सॉ तो होती हैं। पावर सॉ किसको कहते हैं, पावर सॉ कहते हैं जो मोटर से चलेगी, जो बिजली की पावर से चलेगी, हाथ से नहीं चलेगी, पावर से चलेगी। पावर सॉ तो सारी हैं, मोटर से चलती हैं भाई ये सारी। हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ कुछ ऐसी दिखती है। ये है आपकी सर्कुलर सॉ, क्योंकि ये गोल गोल दिखाई दे रहा है ना आपको, सर्कुलर है आपकी सर्कुलर सॉ। कंटूर सॉ ये नहीं होती। कंटूर सॉ तो आपको पता है, उसमें तो एक आरी नीचे आ रही होगी सीधी, और उस आरी से हम प्रोफाइल काटते हैं, मतलब अलग अलग डिज़ाइन काटते हैं।